हेलो नमस्कार दोस्तों। शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको फिर से लगातार तीसरी क्लास ले रहे हैं दोस्तों। जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है दिसंबर 2024 में, उसी के लिए हम प्रैक्टिस सेट का जो हमने दोस्तों वादा किया था आप लोगों से कि हम आपको PYQ के प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी PYQ में क्रम से आज तीसरी क्लास है दोस्तों। और आज हम टॉपिक नंबर 3 पे पहुंचते हैं दोस्तों। और वो टॉपिक दोस्तों हमारा है जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण। यानी कि जो हम अपना जो पर्यावरणीय अध्ययन है दोस्तों एवं शिक्षण, इसके अंतर्गत हम प्रैक्टिस सेट यहीं से हमने स्टार्ट कराने शुरू किया था। जो पर्यावरण के हमारे जो 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों उसी के। ठीक है दोस्तों, तो हमने 2 करा दिए आपको। आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों हमारा। और उसमें जो जैव विविधता एवं पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन सीटेट वाला पूछेगा तो वो आज की क्लास और एक क्लास मुझे और लेनी पड़ेगी, तो उससे ये क्लियर आपके हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों आज हम जो क्वेश्चन कराने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों को देखो, क्वेश्चन तो हम करा देंगे, PYQ क्वेश्चन ही कराएंगे। ठीक है, अदर कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों उसी को वो घुमा फिरा के रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने ये तरीका बताया है आप लोगों को 120+ नंबर लेने के लिए। और वास्तविक में दोस्तों अगर आप लोग हमारे साथ मेहनत करते रहे, हमने जैसा आपको बताया कि आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और यूथ का प्रैक्टिस सेट लेने के बाद उसका रिवीजन आप घर पे के कीजिएगा और उसको मतलब याद आप अपने खुद से कीजिएगा। और वही यूथ का प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं और उसी यूथ के प्रैक्टिस सेट जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ में दोस्तों, हम आपको उसका रिवीजन कराएंगे। जैसे आप क्वेश्चनों को देखेंगे आपको एकदम जवाब देना है उसका। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होता है कि आपकी तैयारी एकदम एक बेटर हो जाती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों की तैयारी एकदम बेटर हो। जितने भी भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि उनके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। ठीक है, और देखो विश्वास करना पड़ता है और विश्वास आप एक बार मुझ पर करके देखिएगा। एक बार आपके नंबर, जो बच्चा डेली कोचिंग में जा रहा है सीटेट की कोचिंग पढ़ने के लिए, और आप आराम से घर बैठे पढ़ रहे हो, हमने बताया आप वैसा अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो परीक्षा के लिए, दोस्तों यकीन मानना आपके उससे कई अच्छे नंबर, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे उस बच्चे से जो पैसे दे करके आप एकदम फ्री में पढ़ रहे सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में दोस्तों अब बगैर देरी की हुई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि चलो पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, और दोस्तों जो आपको कुछ पॉइंट याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं फटाफट आप लोग इन पॉइंटों को याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये परीक्षा में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में अगर आप हमारे इस शिवम स्टडी चैनल से दोस्तों नए जुड़े हों तो प्लीज़ दोस्तों ये आपका अपना ही चैनल है, आपका अपना परिवार है दोस्तों। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और लाइक कीजिएगा दोस्तों। ये इस परिवार के अंतर्गत दोस्तों 32,000 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं दोस्तों। आप भी जुड़िएगा और इस पर हो सके तो इस शिवम स्टडी परिवार को आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिएगा दोस्तों। और एक दिन मुझे आशा है कि एक दिन ये बहुत ही अच्छा रूप ले लेगा अपना। ठीक है दोस्तों, आइएगा। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको सुनना। ठीक है दोस्तों, तो अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस, कुछ दोस्तों पर्यावरण दिवस हैं दोस्तों। ठीक है, इनको आपको याद करना है, जैसे कि विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को, और विश्व वन जीव दिवस 21 मार्च को, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। दोस्तों ये वाला है जो विश्व जल संरक्षण दिवस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों है, पॉइंट है ये। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो विश्व जल संरक्षण दिवस, इससे दोस्तों 100% क्वेश्चन आता है। तभी हमने ये फैक्ट लिए हैं आपको बताने के लिए। बस आपको देखो ज़्यादा याद नहीं करना है, करने को तो
पूरे 12 महीने में कुछ न कुछ है, उससे नहीं। आप सिर्फ जो पर्यावरण से संबंधित जितना हम आपको बता रहे हैं आप उतना याद कर लेना, ठीक है। तो विश्व जो जल संरक्षण है वो 22 मार्च को है, और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ये तो सभी को मालूम है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को, और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी, चाहे आप छोटा एग्जाम दो या बड़ा एग्जाम दो, तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस ये 100% दोस्तों, हमने दोस्तों PCS IAS तक की परीक्षा में ये क्वेश्चन रखा हुआ देखा है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अगर नए हो दोस्तों तो इसको देखो, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को, हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर को, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 26 नवंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर को। आपको बस इतना ही याद करना है, ठीक है दोस्तों। डेटों में इतने में आपका इसी में कोई ना कोई रखा हुआ मिल जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कुछ पॉइंट और हैं, हम इन पॉइंटों को देखते हैं जो जीवों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों हमारा, जो आर्कटिक मरुस्थल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश को। पूर्णतः वृक्ष विहीन प्रदेश है टुंड्रा प्रदेश, यहाँ दोस्तों बर्फ है, यहाँ पर वृक्ष कुछ भी नहीं है। मांस और लाइकेन किस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं? तो टुंड्रा प्रदेश की दो। और रेंडिया जंतु पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में, ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। जो रेंडियर जंतु है वो पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में। शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है टैगा प्रदेश में। टर्न नामक पक्षी की प्रवासन क्षमता सबसे अधिक होती है टुंड्रा बायोम के अंतर्गत। टुंड्रा बायोम क्षेत्र में मांस, जो खाद्य श्रृंखला का क्रम है, मांस, लाइकेन, रेंडियर, फिर एस्किमो मानव, यानी कि देखो मांस लाइकेन यहाँ की वनस्पति है दोस्तों, ठीक है। फिर रेंडियर भी एक जनजाति है, फिर एस्किमो ये मानव की जनजाति है, ठीक है दोस्तों। ये इसका खाद्य श्रृंखला क्रम पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब कुछ भारत सरकार द्वारा कुछ गुणवत्ता मानक के जो कुछ सूचक हैं दोस्तों, जैसे ब्यूरो मानक, तो ब्यूरो मानक किसके अंतर्गत आएगा? पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु वाहनों पर, ठीक है दोस्तों। और एग मार्क कृषि खाद्य पदार्थों की शुद्धता व गुणवत्ता पर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। एग मार्क का संबंध है, ब्यूरो मार्क का संबंध है, हॉल मार्क का संबंध है, यूको मार्क का संबंध है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ये पॉइंट परीक्षा में रखे हुए आते हैं। तो जो एग मार्क का संबंध है वो खाद्य कृषि पदार्थ की शुद्धता व गुणवत्ता का है। हॉल मार्क सोने की गुणवत्ता, इको मार्क पर्यावरण अनुकूलन। अब कुछ दोस्तों पर्यावरणीय, जो भारतीय पर्यावरणीय संस्थान है उनके बारे में दोस्तों हम आपसे बात करते हैं। फटाफट जल्दी जल्दी हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग याद कर लेना। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, जीवी पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राष्ट्रीय पर्यावरण व अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम पुणे संस्थान, ये मौसम संस्थान ये कहाँ पर है? पुणे, ठीक है दोस्तों। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण हावड़ा पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान बेंगलोर, सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा कुछ सम्मेलन हुए हैं दोस्तों पर्यावरण के, एक बार इनसे फटाफट इन पे दोस्तों नज़र डालते हैं, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा नहीं है दोस्तों,
2 और 2 4, 2 6 सम्मेलन है दोस्तों। आप लोग अगर इन 6 सम्मेलनों को याद कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि सीटेट में ही काम में आएंगे, आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे वहाँ पर ये सम्मेलन आपके काम आने वाले हैं। फटाफट देखते हैं हम इन सम्मेलनों को। तो सम्मेलन क्या है दोस्तों? पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए गए कार्यक्रम एवं सम्मेलन। किसके लिए? पर्यावरण के लिए। उसी के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट सम्मेलन है दोस्तों हमारा UNEP। दोस्तों UNEP की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो देखो UNEP, तो ये तो इसका लोगो हो गया दोस्तों। UNEP का ये हो गया लोगो, आप लोग देख लो। तो UNEP की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बहुत अच्छे से देख लो, सीटेट वाला फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो UNEP की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, इसका लोग हमने आपको बता दिया। और इसके अंतर्गत जो पॉइंट है ये देख लो, पॉइंट इसमें क्या क्या है ये वाले। ठीक, इसकी स्थापना UN की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। मुख्यालय नैरोबी केन्या में। दोस्तों मुख्यालय इसका पूछ लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का ये नियंत्रण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो UNEP एक संस्था है दोस्तों। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र की जो पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को ये नियंत्रण करती है। और ग्लोबल 500 पुरस्कार इस संस्था के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है ना, ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ये UNEP बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक, अब हम बात करते हैं IUCN की। तो IUCN की भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण दिवस IUCN। एक बार फिर से हम आपको इसकी फुल फॉर्म बता रहे हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हिंदी है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। मुख्यालय मार्गस, स्विट्जरलैंड। दोस्तों इनके मुख्यालय आप लोग याद रखना, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और इसका कार्य क्या है IUCN का? जो संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। UPTET 2013, UTET 2013, PTET 2011, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। जो हमारा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये कनाडा में हुआ था। इससे पहले दोस्तों हमने WWF के बारे में पढ़ रहे हैं। WWF, इसकी जो फुल फॉर्म है न जाने कितने एग्जामों में, मुझे लग रहा है कि जिस एग्ज़ाम में पर्यावरण अगर आता है टॉपिक, हालांकि सभी में आता है पर्यावरण दोस्तों, वहाँ पर आप WWF को रखा हुआ देखेंगे। और बस वो कुछ भी नहीं करता है दोस्तों। ये हमारी तरफ से क्वेश्चन आउट है दोस्तों, ये वाला आउट है। इसकी ये फुल फॉर्म पूछता है, ना तो इसका मुख्यालय पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता है, सिर्फ WWF की फुल फॉर्म पूछता है। आप लोग देख लेना 100% ये आपको रखी मिलेगी। तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों क्या है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी फुल फॉर्म में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है दोस्तों। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। प्रतीक इसका जॉइंट पांडा। ठीक है दोस्तों, ये इसका प्रतीक है। इसका IUCN का ये प्रतीक है, UNEP का ये प्रतीक है। प्रतीक इसका जॉइंट पांडा। ठीक, प्रतीक पूछा जाता है, जैसे WWF का प्रतीक क्या है? तो इसका पांडा। ठीक है, जॉइंट पांडा आप लगा देना। ठीक, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखती है तथा इसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करती है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। किसकी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा।
अब दोस्तों अभी जो हमने आपको बताया था 16 सितंबर, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आइएगा देखते हैं। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में, इसकी स्थापना दोस्तों 16 सितंबर 1987 को हुई थी और इसका कार्य दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण को रोकना। ठीक है, एक बैठक हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। ठीक है दोस्तों, 16 सितंबर 1987 को इसकी बैठक हुई थी दोस्तों, और ये बैठक थी ओजोन परत के संरक्षण को रोकना। जैसे कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, जो हमारी लेयर हैं उसी के अंतर्गत, जैसे कि हम आपको लेयर के नाम बताते हैं दोस्तों। अपना सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर वायुमंडल। इस प्रकार से ये 4-5 मंडल हैं दोस्तों। तो समताप मंडल के अंतर्गत दोस्तों हमारी एक ओजोन परत पाई जाती है। उस ओजोन परत में दोस्तों छिद्र हो रहे हैं लगातार। जो हमारी फ्रिजों से गैस निकलती है दोस्तों, उसी गैस के द्वारा लगातार इसमें छिद्र होते चले जा रहे हैं। इन्हीं छिद्रों को रोकने के लिए जैसे ही सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं दोस्तों, वो निकल के ज़मीन पर आ रही हैं और हमारे जितने भी त्वचा संबंधी जो रोग हैं उसी किरण के द्वारा जैसे देखो आप लोग देख रहे होंगे, जो ज़्यादातर आप लोगों को जो त्वचा से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगी है। तो वही है कि जो ओजोन परत दोस्तों, जो सूर्य की जो किरणें आती हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, वो वहाँ पर छिद्र हो गए हैं। तो किरणों के साथ वो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं ताकि वो हमारे शरीर पर दोस्तों ये लगातार त्वचा रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसी की स्थापना के लिए, उसी को कम करने के लिए, ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये मॉन्ट्रियल में एक बैठक बुलाई गई थी कनाडा के अंतर्गत। ठीक है, तो इसकी स्थापना 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण को रोकना, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है दोस्तों, जब हम क्लास लेंगे तो इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। और क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान में है और ये ग्रीन हाउस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो 11 दिसंबर 1997 को, और जो क्योटो प्रोटोकॉल इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ठीक है दोस्तों, अब रियो पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1992 रियो डे जेनेरियो। सतत विकास हेतु एजेंडा 21 की स्वीकृति को। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। और जोहान्सबर्ग सम्मेलन पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन, ठीक है, 2002 सतत विकास पर विशेष बल, गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकृत करने पर बल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अब दोस्तों कुछ जीव जंतु से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। देखो जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बता देंगे कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग पढ़ना तो सभी को है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, फैक्ट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो जीव जंतु संबंधित कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए, परियोजना चलाई गई थी दोस्तों। इनमें से कोई भी ऐसी परियोजना नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इनको सभी को इम्पोर्टेंट का दर्जा दे रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, और प्रोजेक्ट एलिगेटर घड़ियाल 1975 में, प्रोजेक्ट गेंडा 1987 में, प्रोजेक्ट गजत में यानी कि हाथी 1992, प्रोजेक्ट रेड पांडा लाल पांडा 1996, हंगोल परियोजना 1970, कस्तूरी मृग परियोजना 1970, कस्तूरी मृग परियोजना 1970 और समुद्री कछुआ परियोजना 1975। ठीक है दोस्तों, इसकी डेटें ये पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं, देखो किसके नेतृत्व में ये क्वेश्चन अब आया है। ठीक है, उसने टाइम से अभी ये क्वेश्चन लिया है। और दोस्तों जो हमने आपको जो पॉइंट बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर और A.K. बनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आया हुआ सीटेट 26 जून 2011 के अंतर्गत। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंदरलाल, क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। अब दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट दोस्तों कुछ पॉइंट हैं हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है दोस्तों, और भारत में हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। देखो दोस्तों, ये जो हरित क्रांति से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा, वो अगर एक क्वेश्चन अगर कहेगा कि हरित क्रांति के जन्मदाता हैं,
ठीक है, इस तरह से पूछेगा तो डॉक्टर नॉर्मल ऑर्नेस्ट बोरलॉग। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक दोस्तों तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों बहुत ही एकदम आप लोग जब ये क्वेश्चन को इसका जब जवाब देंगे तो आप लोग देख लेना क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीश कुरियन। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। जो ये क्वेश्चन देखो अभी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। और वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा। भारत का जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह। भारत का वर्डमैन सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखला। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा। चिपको आंदोलन के प्रणेता पांडुरंग हेगड़े। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक मेधा पाटकर और बाबा आमटे, दोनों ऑप्शन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट देखते हैं कुछ। दोस्तों देखो पर्यावरण से संबंधित पुस्तकें आजकल क्या है, पुस्तकों एग्जाम में पुस्तकें बहुत ज़्यादा पूछने लगता है, तो इसलिए हमने कुछ पुस्तकें ली हैं दोस्तों। तो पर्यावरण से संबंधित अगर वो पुस्तक पूछेगा तो ये हमारी स्लाइड है दोस्तों। इस स्लाइड से आपको 100% क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा अगर पुस्तक पूछ रहा है तो। ठीक है दोस्तों, तो पर्यावरणीय पुस्तक एवं इसके लेखक तो टुमारो बायोडायवर्सिटी ये एक पुस्तक है और इसकी लेखक दोस्तों हैं वंदना शिवा। ठीक, कौन है? वंदना शिवा। और संरक्षण विनाश तो संरक्षण एवं विनाश ये सरला बहन। स्पर्श गंगा तो रमेश पोखरियाल निशंक। डाउन टू अर्थ सुनीता नारायण। फ्रॉम ग्रीन टू एक मिनट फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है दोस्तों, याद रखना आप लोग। फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन किसकी? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की। धरती की पुकार सुंदरलाल बहुगुणा। इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल वंदना शिवा। वंदना शिवा की दोस्तों 2 पुस्तकें हो गई हैं। बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, प्रमुख कथन है सुंदरलाल बहुगुणा का। ये दोस्तों एक कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक थी, आप लोग इनका ध्यान रखना। अब दोस्तों बस 2-3 स्लाइडें और बच 2 स्लाइडें, एक स्लाइड ये है और एक स्लाइड ये है, बस फिर आज की क्लास का ऐड करते हैं। तो देखो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने कुछ पॉइंट लिए हैं। तो IUCN के आइएगा देखते हैं, IUCN के रेड डाटा बुक में जो संकटापन्न जीव जंतुओं को दर्शाता है किस पे? गुलाबी पृष्ठों पे। बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों है ये, ठीक है। तो जो IUCN के जो रेड डाटा बुक है दोस्तों में जो संकटग्रस्त जीव जंतु हैं उनको एक गुलाबी पृष्ठ होता है, उन पे जो ज़्यादा संकटग्रस्त होते हैं उनको इस पे दर्शाया जाता है। अलग अलग रंग के पेज होते हैं जो ज़्यादा ही संकटग्रस्त होते हैं, मतलब उनकी जो जाति है वो विलुप्त होती चली जा रही है, उनको गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाता कौन? रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक को दोस्तों जारी कौन करता है? IUCN। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। गंभीर संकटग्रस्त IUCN श्रेणी में आता है किसके? ठीक है, श्रेणी में आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है, साइबेरियन क्रेन। ठीक है दोस्तों, ये जो गंभीर श्रेणी में आता है यानी कि ये विलुप्त होता चला जा रहा है, जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है कौन? साइबेरियन क्रेन। समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है ड्यूगोंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है ड्यूगोंग। संकटग्रस्त के श्रेणी में आता है कस्तूरी मृग, हेम तेंदुआ, नीलगिरी ताहर। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु फिशिंग कैट। भारत का कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा यहीं पर सुंदरबन का डेल्टा है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को, सह्याद्री के नाम से। ठीक, अब आगे को दोस्तों पश्चिमी घाट, हम आपको आगे पश्चिमी घाट के बारे में बताएंगे दोस्तों। पश्चिमी घाट से एक न एक क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वन एवं वन्यजीव किस सूची का विषय है? तो ये संवर्ती सूची का। दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नंदनकानन, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत है। थामिन मृग परियोजना की शुरुआत की गई 1977, कहाँ पर? मणिपुर में। बंगाल का आतंक कही जाने वाली कौन सी वनस्पति है? तो जलकुंभी को। ठीक है, वही जलमंजनी को जलकुंभी बोलते हैं। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है नीम।
इसीलिए नीम को लगाना चाहिए सभी लोगों को। किस वृक्ष को पर्यावरणीय पारिस्थितिकी का संकट आतंकवाद माना जाता है? तो यूकेलिप्ट, जिसे आप सफ़ेदा बोलते हो, उसी को। ठीक है दोस्तों। और छोटे कच्छ के रण में किसका आवास है? तो भारतीय जंगली गधा का। भारत में पाया जाने वाला अकेला विशुद्ध प्रजाति का हिरण है काला हिरण। नेक्स्ट अब दोस्तों आते हैं सामाजिक वानिकी पर, यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री। तो सामाजिक वानिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलाने हेतु लकड़ी एवं छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति करना है। इसके मुख्य रूप से कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से अंग हैं? देखो, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी। तो शहरी वानिकी, इसके अंतर्गत शहरों व उनके आसपास निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ स्थल, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना व प्रबंध करना शामिल है। और ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी व समुदाय वानिकी में ग्रामीण वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। और कृषि वानिकी में वानिकी व खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी व फलों का उत्पादन संयुक्त रूप से किया जा सके। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यही एक लास्ट स्लाइड थी, वो हमने आपको करा दी। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को हम बता दें, हमने कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 10 स्लाइडें हमने आपको करा दी। 11वां एक को इसमें क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन नहीं कराए हैं, इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो हमने आपको बताया है ये बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। देखो आप लोग एक बार याद कर लेना, ये अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को आप आराम से 1 नहीं 2 बार खोल के देख लेना, 2-3 बार, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखो सभी का मानना है, हमारा ही मानना नहीं है। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो साइकोलॉजी आप पढ़ते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। और अब इसके बाद में हम साइकोलॉजी का ही प्रैक्टिस सेट लेंगे। आज कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों, इसलिए हमने आपको करा दिए। ये फैक्ट वगैरह हम कुछ भी नहीं कराएंगे आपको। अब हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाएंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो उन्हीं क्वेश्चनों में से घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ये फैक्ट जब हम जब क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, तो हर एक फैक्ट हम आपको बताएंगे कि ये फैक्ट देखो हमने पढ़ाया था, ये यहाँ पर आ गया, ये पढ़ाया था, ये यहाँ पर आ गया, मैंने इसलिए ये फैक्ट करा दिया है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं सभी लोग, ठीक है, तो साइकोलॉजी ये कहती है कि हम किताब से पढ़ते हैं सामने, ठीक है, रख के, तो इसमें हम जितना पढ़ा, ऐसे हमने 100% पढ़ लिया, तो 100% में से दोस्तों हमको बस वही 10%, 10 या 8-10% ही हमको याद रहेगा। बाद बाकी का हमको इतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों जो आप आँखों से देखे और कानों से सुनोगे, या सिर्फ कानों से ही सुनोगे, तो दोस्तों वो बात आपको हमेशा याद रहती है। जैसे आप किसी ने भी कभी भी रामायण महाभारत का कभी किसी ने याद किया है, बैठ के पढ़ के क्या याद किया? नहीं। बस हम लोग जाते हैं, भागवत होती है, कथा भागवत होती है, तो हम लोग वहाँ सुनते ही तो हैं, तो हमको देखो सब कुछ क्रम से याद हो जाता है। हाँ अब क्या हुआ, कब क्या हुआ। तो इसी प्रकार से दोस्तों सुनने से ज़्यादा, इसलिए दोस्तों आप लोग सभी लोगों के पास ज़्यादातर ईयरफोन लगा रहता है कानों में, तो आप लोग बस क्लास को स्टार्ट कर लेना और फटाफट बस सुनते रहना। तो दोस्तों सुनने से भी आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आप लोग एक बार नज़र पड़ जाएगी और सुन लेना, बस आपका एग्ज़ाम एकदम हाँ कहोगे कि ये पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है, ये पॉइंट 7 स्टडी पे पढ़ा हुआ है, बस आप सही करके आ जाओगे। ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं हम क्वेश्चनों के साथ। आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिएगा, अपने परिवार पर भरोसा कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। हम आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जो 100% आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, देखो हम ये नहीं कह रहे कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, नहीं बिल्कुल मत करो। अगर आपको ये लगे क्लास में दम है तो आप इससे जुड़िएगा, और नहीं तो फिर भाई अब आपकी ज़िंदगी का सवाल है ना, हम भी तो जी जान लगाएंगे आपके लिए दोस्तों। तो अगर आपको सही लगे तो आप जरूर जुड़िएगा, और नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।